पास चलेंगे और कुंज सर नमस्कार। बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। आपसे ये जानना चाहेंगे सर, अब देखिए बजट 2 दिन दूर है। ऑलरेडी उन स्टॉक्स में जो बजट की थीम पे चलते हैं वहाँ पर हमने यूफोरिया देखा है। कहीं कोई छूट गया हो तो वो स्टॉक्स भी या वो सेक्टर आप ज़रा नोटिस करवा दीजिए। कहाँ पर अभी फोकस करना चाहिए, आप कहाँ पर लोगों की नज़र गई नहीं है अभी? जी हाँ। तो आपने बिल्कुल सही बोला कि अगर हम बाजार में एकदम शॉर्ट टर्म में देखें तो बजट एक बहुत बड़ा इवेंट इंडियन मार्केट के लिए है जो जो 1 तारीख को है। हालांकि इस साल का वोट ऑन अकाउंट होगा, पर फिर भी वोट ऑन अकाउंट गवर्नमेंट को प्रिवेंट नहीं करता है कुछ भी पॉलिसी डिसीशंस वगैरह अनाउंस करने के लिए। तो उसके बेसिस पे मार्केट में रिएक्शंस आ सकती हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। साथ ही साथ क्या होगा कि यूएस फेड की आज से 2 दिन की मीटिंग शुरू हो रही है, और हालांकि उसमें बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है कि वो इंटरेस्ट रेट को बदलेंगे, पर फिर भी वो बुधवार की रात को हमको वो डिसीजन पता पड़ेगा, तो उसका भी इम्पैक्ट इंडियन मार्केट में बृहस्पतिवार को यानी बजट के दिन ही आएगा। उसके साथ में हम देख रहे हैं कि रिजल्ट सीजन चल रहा है। अब क्योंकि मार्केट रिजल्ट सीजन के पहले बहुत तेजी से बढ़ गया था, तो एक समहाउ एक शॉर्ट टर्म में अगर हम बाजार को देखें तो कहीं ना कहीं ऐसा इंप्रेशन आ रहा है कि चाहे रिजल्ट अच्छे आए या खराब आए, एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स, या बल्कि शॉर्ट टर्म को इन्वेस्टर्स नहीं बोल के ट्रेडर्स के द्वारा हो रही है। तो इंडिविजुअल स्टॉक्स जो हैं उस हिसाब से रिएक्शन नीचे की तरफ दे रहे हैं। आपके प्रश्न पे आते हुए अगर मैं देखूं कि शॉर्ट टर्म में कहां बाजार का इंटरेस्ट नहीं रहा है, वो बजट से रिलेटेड शायद नहीं है। बट अगर हम देखेंगे तो पूरा कंज्यूमर स्पेस, जो राइटली सो बिकॉज ऑफ डिमांड भी नहीं है, जो नतीजे अब तक आए हैं उनके टॉप लाइन ग्रोथ में भी बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिला है। और विद इन कंज्यूमर भी कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस जहां है, जहां बाजार का शायद अभी ध्यान नहीं है, बिल्कुल भी एक्टिविटी में नहीं नजर आया है, ना कोई बल्क डील्स में नजर आ रहा है, ना वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज में नजर आ रहा है, ना कोई शॉर्ट टर्म में हम देखेंगे तो डिलीवरी परसेंटेज की चेंज में नजर आ रहा है। बहुत ज्यादा रिजल्ट भी नहीं आए हैं, और जैसे मैंने कहा कि ओवरऑल कंजम्पशन स्पेस में स्लो डाउन है, तो उस हिसाब से बाजार का ध्यान भी नहीं है। ऑफ कोर्स अब बजट जीएसटी में जाने के बाद सेक्टोरल चेंजेस के बेसिस पे बजट में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, पर फिर भी ये एक सेक्टर है जो बाजार के थोड़े से नोटिस में अभी नहीं दिख रहा है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। फंडामेंटल इंटरनेशनल के नंबर्स आए हैं। आप इसमें कोई भी एक ऐसा आंकड़ा नहीं देखेंगे जो बड़ा है। जो भी बड़ा है यानी जो भी दिख रहा होगा नंबर आपको स्क्रीन पे, वो सब के सब बुरे नंबर ही हैं। कंसोलिडेटेड आय कम हो गई, एबिटा कम हो गया, मार्जिन्स कम हो गए, 7% शेयर देखते ही देखते नीचे आ गया। हालांकि ये शेयर वैसे भी वीक था टेक्निकली तो, लेकिन आज तो कोरोमंडल इंटरनेशनल के इन्वेस्टर्स पूछ रहे होंगे कि मैनेजमेंट ने ये क्या किया, ये क्या किया इस तरह के नंबर्स दिखा के। और इसकी पनिशमेंट इंट्राडे में ही करीब 80 रुपये के तौर पर अभी आपको दिख रही है। कुंज बंसल है हमारे साथ। कुंज, कोरोमंडल के जितने भी नंबर्स हमारे पास आए हैं ना, हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आप भी देख लीजिए। मेरे को इसमें कहीं कोई एक्साइटमेंट नहीं दिख रही है, और मेरे को तो उल्टा ये लग रहा है कि ये सारे नंबर एक साथ क्यों दे दिए, आप धीरे धीरे करते। आपको इतने एक साथ दिए तो 7% शेयर टूट गया आपका। सर ज़रा बताइए क्या करना चाहिए, रिजल्ट्स का इम्पैक्ट कब तक उभरेंगे ये, या उभरेंगे ही नहीं? जी, जैसा हम बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि अगर हम बाजार को देखें रिसेंट पास्ट में शॉर्ट टर्म में, तो बाजार बहुत बड़ा हुआ है। हम लोग 22,200 के निफ्टी के लाइफ हाई पे थोड़े दिन थे, और वहां से भी अभी परसेंटेज टर्म में हार्डली 3-4% डाउन है, उतने भी नहीं है। और शॉर्ट टर्म में हमेशा बाजार को प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है। अब जब बाजार इतना बड़ा, तो उसमें ऑब्वियसली सारे सेक्टर्स और उन सेक्टर्स के मोस्ट ऑफ द शेयर्स, स्पेशली लार्ज कैप, न सिर्फ लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, और सारे रेस्पेक्टिव सेक्टर की टॉप 2, 3, 4 कंपनीज के शेयर प्राइस बढ़े। अब उस बढ़त में कहीं ना कहीं एक मार्केट की एक्सपेक्टेशन होती है कि जो कंपनी जब भी रिजल्ट दे तो उस बढ़त को सपोर्ट करे अच्छे रिजल्ट दिखा के। अब वो कई बार संभव होता है, कई बार नहीं होता है। कंपनी के नंबर एक्चुअल मार्केट परफॉर्मेंस पे, एक्चुअल सेक्टोरल परफॉर्मेंस, डिमांड, रॉ मटेरियल प्राइसेस, कैश कलेक्शन, वर्किंग कैपिटल, ये सारी चीजें उसकी फंडामेंटल परफॉर्मेंस में जाती हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो अब कंपनी जो अच्छे नंबर नहीं दे पाएगी और उसका शेयर अगर एडवांस में चल गया है, तो ये नेचुरल है कि उसके शेयर में थोड़ा सा डिसइंटरेस्ट लोगों का आएगा, डिसअपॉइंटमेंट आएगा, एंटी क्लाइमेक्स की फीलिंग आएगी। और जो शॉर्ट टर्म पार्टिसिपेंट्स ऑफ द मार्केट हैं, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, वो ऑब्वियसली अपनी पोजीशन हल्की करेंगे। तो वैसा ही कुछ हो रहा है। नतीजे देखने के लिए तो डिटेल में थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक बात और ध्यान रख लें कि हम बात कर रहे थे कि परसों हमारा बजट है, तो कुछ सेक्टर्स हैं जो बजट से बहुत इंट्रिकेटली लिंक्ड होते हैं। उसमें ये फर्टिलाइजर का सेक्टर हमेशा से एक सेक्टर रहा है
क्योंकि फर्टिलाइजर सब्सिडी का सपोर्ट आज भी गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा खर्चा है, और उसमें जीएसटी तो खाली टैक्सेस को देखता है, बट गवर्नमेंट सब्सिडी बढ़ाएगी नहीं बढ़ाएगी, कितना सपोर्ट करेगी नहीं करेगी, उस पे कुछ सेक्टर्स अभी भी डिपेंडेंट है, जिसमें फर्टिलाइजर सेक्टर भी है। तो ये सारी चीजें हैं, डिटेल्ड एनालिसिस के लिए तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट ये एक शॉर्ट टर्म में ये सारे फैक्टर्स हैं जो इस समय अफेक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक से पहले एक बार मैं आपको चार्ट वापस से दिखाता हूँ। इसने जो डैमेज किया है ना, वो डैमेज थोड़ा सा ज़्यादा है कोरोमंडल इंटरनेशनल का। उसको आज में रिपेयर हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगी। इसलिए ना अपने 200 दिनों की एवरेज, जिसको हम इन्वेस्टर एवरेज कहते हैं, टिपिकली वो तोड़ दी है और वॉल्यूम के साथ तोड़ी है। ठीक है, ऑल्दो ये पहले भी डबल टॉप बना ही चुका है। मैं आपके सामने ज़रा मार्क भी करता हूँ, ये देखिए डबल टॉप वगैरह बना हुआ है, और उसके बाद से नॉन स्टॉप ये एवरेजेस का ब्रेक डाउन करके आज इसने रिजल्ट नंबर लाके ये कहानी भी पूरी कर दी। इसलिए आज में कुछ एक्सपेरिमेंट ना करें, कल देखेंगे ये 200 दिनों की एवरेज अगर ठीक हो गई तो वापस पुल बैक सोचेंगे, जानेंगे, पता करेंगे, नहीं तो फिर लेकिन कल बाजार की नज़र होगी दो बड़े नतीजों पर। सबसे बड़ी ऑटो कंपनी मारुति और फार्मा दिग्गज सन फार्मा। कंपनियां दो हैं, रिसर्च एनालिस्ट हमारे पास एक ही है। दोनों सेक्टर को कवर करती है हमारी सहयोगी सृष्टि शर्मा। सृष्टि, बताइए मारुति को लेकर क्या उम्मीदें हैं, कैसे नंबर आएंगे? ठीक नंबर्स आने की उम्मीद है मारुति सुजुकी से। हालांकि अगर आप साल दर साल देखें तो वहाँ पे एक जंप ज़रूर हम देख सकते हैं, पर तिमाही दर तिमाही नंबर्स में गिरावट की हम उम्मीद कर रहे हैं। उसके पीछे की बड़ी वजह है वॉल्यूम्स, जहाँ पे वॉल्यूम्स करीब 9% तिमाही दर तिमाही गिरती हुई नज़र आई हैं। हमने देखा था कि तीसरी तिमाही में इन्वेंट्री का काफ़ी बड़ा इशू था कंपनी के पास, जो कि साल के एंड तक इन्वेंट्री कम ज़रूर करती हुई नज़र आई कंपनी, और साथ ही प्लांट मेंटेनेंस के लिए कई सारे प्लांट्स इनके कई समय के लिए शट डाउन थे, जिसका भी एक प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट पड़ा। इसी के चलते जो है हम देख रहे हैं कि नतीजों पे इम्पैक्ट जो रहेगा, जहाँ पे प्रॉफिट हम उम्मीद कर रहे हैं कि तिमाही दर तिमाही 24% घटता हुआ नजर आएगा 2833 करोड़ पे। वहीं मार्जिन में 11.3% मार्जिन रहने की उम्मीद है। जी हाँ, तिमाही दर तिमाही यहाँ पे भी एक डिक्लाइन आते हुए हम देख सकते हैं, क्योंकि Q2 में जो मार्जिन थे वो करीब 13% थे। EBITDA में भी करीब 22% गिरावट की उम्मीद है, और टॉप लाइन में हम करीब 10% गिरावट की उम्मीद कर रहे हैं। साथ ही साथ कंपनी के रियलाइजेशंस देखें, वो थोड़े से बेहतर होते हुए नजर आए हैं। वॉल्यूम्स में गिरावट का एक असर देखने को मिलेगा, और साथ ही कंपनी ने कई सारे डिस्काउंट्स भी दिए थे, जिसके चलते जो एक पुश है वो जो है नंबर्स को तीसरी तिमाही में एटलीस्ट नहीं मिला है। जी हाँ, Q4 के स्टार्टिंग से ही कंपनी ने प्राइस हाइक ज़रूर कर दिए हैं, और साथ ही काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा जानना कि इस पूरे साल के लिए क्या कुछ आउटलुक है, किस तरीके का कंपटीशन बिल्डअप होते हुए देख रहे हैं एसयूवी मार्केट में, और साथ ही स्मॉल कार सेगमेंट को लेकर क्या कुछ उम्मीदें लगा रही है मारुति साल 2024 में। ये सभी चीज़ों पे हमारी पैनी नजर रहेगी। कामकाजी मुनाफे में 32% बढ़त का अनुमान है। मार्जिन भी इंप्रूव करेगी कंपनी, 9.8 से बढ़कर 11.3 के आसपास के मार्जिन आएंगे। 9,949 ये मारुति का भाव है। कल हम एक खास शो कर रहे थे, उस पर हमने बजट के लिहाज से शेयर कुछ पूछे, तो आशीष कपूर हमारे साथ थे, उन्होंने मारुति का नाम लिया था। कौन सर, आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि बजट में निश्चित तौर पर फेम 3 को लेकर कुछ घोषणाएं होने की उम्मीद है कि उसका आउटले बढ़ेगा, कुछ दायरा बढ़ाया जाएगा। कहीं ना कहीं ईवीज़ को लेकर काफ़ी उत्साह है, और अब वो हम टाटा मोटर्स और जेबीएम ऑटो इलेक्ट्रा के माध्यम से देख भी रहे हैं। मारुति नतीजों के लिहाज से और बजट के लिहाज से दोनों जरा आप क्लब करके बताइए कि वेल प्लेस्ड है क्या? इसके पहले कि हम मारुति पे आए, हम अगर थोड़ा सा ओवरऑल ऑटोमोबाइल सेक्टर देखें, और जैसा आपने कहा कि बजट और नतीजे दोनों को मिला के देखें, तो एक तो बजट में आजकल सेक्टोरल बेसिस पे टैक्सेस, एक्साइज ड्यूटी कम होना, ज्यादा होना, इंपोर्ट ड्यूटी कम होना, ज्यादा होना, सब पीछे की पुरानी बातें रह गई है जब से जीएसटी आया है 6 साल से। तो इसलिए बजट में सेक्टोरल इम्पैक्ट टैक्सेस या इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज की वजह से नहीं होता है। एक इम्पैक्ट रह सकता है कि गवर्नमेंट इनडायरेक्ट इम्पेटस किसी भी चीज को देती है, तो जैसा हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को किस हिसाब से गवर्नमेंट हर साल दर साल इंपॉर्टेंस और एम्फेसिस देती आई है और खर्चा बढ़ाती जाई है, जो पिछले कई 3-4 साल में कैपिटल गुड्स कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के नतीजों में भी कन्वर्ट हुआ है। उनकी परफॉर्मेंस सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुई है, और इसीलिए शेयर मार्केट ने भी उसको रिवॉर्ड किया है। तो मुझे नहीं लगता कि ऑटोमोबाइल सेक्टर पर से में ऐसा कुछ बजट के लिए बहुत पॉजिटिव आने वाला है। अगर इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए कुछ आता भी है, तो वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल ओरिएंटेड कंपनीज पे ज्यादा एप्लीकेबल होगा। जो एग्जिस्टिंग इंडिया में ऑटो ओईएम कंपनीज हैं, वो अभी भी अपने रेवेन्यू का कोई बहुत बड़ा हिस्सा ईवी से नहीं कमाती हैं। तो इसलिए ईवी के पुश का ऑटो ओईएम पे बहुत इम्पैक्ट पॉजिटिव नहीं आएगा।
रिजल्ट ठीक का है। तो देखिए, जैसा अगेन हम बात कर रहे थे कि बाजार इतना बड़ा है पिछले 1 डेढ़ 2 महीने में कि अगर रिजल्ट अच्छे भी आ रहे हैं तो भी एक बार शॉर्ट टर्म पार्टिसिपेंट्स हैं, ट्रेडर्स हैं, वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, और अच्छे नहीं आ रहे हैं तो सर्टेनली अपनी पोजीशन कम कर रहे हैं, और स्टॉक नीचे गिर रहा है। तो इन इन दोनों चीजों के मद्देनजर देखते हुए हमेशा शॉर्ट टर्म में कॉल लेना मुश्किल होता है। तो देखते हैं कैसे नंबर्स रहते हैं। जो एक चीज हुई है पूरे ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए अच्छी चीज की रेवेन्यू ग्रोथ एक तरफ है, पर मार्जिन सबके इंप्रूव हुए हैं। रॉ मटेरियल प्राइसेस का जो करेक्शन पिछले 1 साल में मिला है, स्पेशली मेटल्स का, स्टील का, दूसरे नॉन फेरस मेटल्स का, वो फायदा सारी ऑटोमोबाइल कंपनीज जिनके नंबर्स अभी तक आए हैं, इनफैक्ट नॉन ऑटोमोबाइल कंपनीज में भी रॉ मटेरियल प्राइसेस का करेक्शन देखने को मिला है, और उसकी वजह से काफी सारी कंपनीज ने ऑटोमोबाइल और दूसरे सेक्टर में मार्जिन इंप्रूवमेंट दिखाया है। तो वो जो बचे हुए ऑटो कंपनीज के नंबर हैं उसमें वो जरूर देखने को अभी भी मिलेगा।